सिनेरियो में आपके कुछ टेक्निकल पिक्स भी होने वाले हैं, जरा बताएं कौन से स्टॉक्स पे हमारी नजर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का तो साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन कुछ-कुछ सेक्टर्स में हमें एक आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिल रहा है। तो लेट्स से कि आज जो फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है। थोड़ा-सा गहराई से देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम पीएचडी कह सकते हैं, फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक। तो पहले तो फार्मा की स्टॉक्स की मोमेंटम थोड़ी-सी ऊपर-नीचे रही हुई थी। आज हालाँकि फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन अभी जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है, वहाँ पे भी कुछ एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर्स में से लाल पैथ लैब पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। 3380 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है। पॉजिटिव सेटअप है। 3250 का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके ऊपर 3600 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है, वहां पे केईआई करके स्टॉक है। स्टॉक कैपिटल गुड्स का से बिलोंग करता है। कैपिटल गुड्स हालांकि काफी बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे देखने मिल रही है। तो 4010 के लेवल के अराउंड ये स्टॉक चल रहा है। 3860 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 4300 तक की इसकी मोमेंटम हम देख सकते हैं। अच्छा, पीएचडी वर्ड बता दिया। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक मैं तो बताती ही रहती हूँ जब फार्मा की बात करती हूँ, और सब सेगमेंट्स और सारे सब सेगमेंट्स के नाम एक एक कर बताते हैं, लेकिन अब पीएचडी ही कहेंगे इसे। और शरद, हेल्थ केयर, इनफैक्ट फार्मा की बात करें, हाँ, कितने सारे सब सेगमेंट्स हो चुके बहुत हैं ज्यादा। और इट हैज हाँ, एक लार्ज सेक्टर हो चुका है, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं। आप जी बिल्कुल। और मानसी, हमारी डिस्कशन ये 3-4 हफ्ते पहले से ही थी कि देखिए, अगर अनसर्टनिटी आ रही है आपको फार्मा स्पेस से, जो इनका एक्सपोजर बाहर का है, इसका मतलब डोमेस्टिक स्पेस तो उतना खराब है नहीं ना। डोमेस्टिक टूरिज्म है, लोग जो है ओबेसिटी बढ़ रही है देश में। तो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज, मैनकाइंड फार्मा लीजिए, आप बता रहे थे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, फिर हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल स्टॉक्स, लेबोरेटरीज, फिर आपके लेबोरेटरीज, फिर आपके स्पेशलिटी। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। तो ऑप्शंस बहुत है मानसी। एब्सोल्युटली। और माने या ना माने, फार्मा, दवाइयाँ, हेल्थ केयर, इसके अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और नॉट जस्ट किसी बीमारी की दवा पर, जैसे ओबेसिटी का आप कह रहे हैं, या किसी भी तरह के, जैसे हम बातचीत करते हैं टूथ को लेकर, इस तरह के अलग अलग तरीके के हेल्थ केयर और चीज़ों को, बिकॉज लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। इंसान तो है ही, लेकिन अब जानवर पे भी नजर रखिए। अब पूछिए क्यों? क्यों? जायडस लाइफ लिस्टेड स्पेस में एकमात्र कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस भी किया था कि स्ट्रे डॉग को ट्रीट करना है रेबीज का। तो रेबीज का इंजेक्शन के बहुत सारे काम जो है जायडस लाइफ के पास है, 90% अनलिस्टेड में है। तो उस पर भी जरूर जो है नजर रखें। हालांकि स्टॉक में उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है, बट याद रखिए, अगर आप हेल्थ केयर की बात करते हैं तो जानवर को भी ना छोड़े पीछे। बिल्कुल। तो देखिए, इस तरह से ये स्पेस जो है वर्कआउट कर रहा है, वर्कआउट करता भी रहेगा। लेकिन चलिए कुछ और स्पेसेस की भी बात करते हैं। और कपिल, जैसे फार्मा सेक्टर है एकमात्र सेक्टर जो कि आज के सत्र में तेजी दिखा रहा है, आईटी सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा सरप्राइज दिया था इस हफ्ते, और अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड हमने देखा। यहाँ तक कि हम ये बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर नतीजों के की शुरुआत जब हुई थी, तब सेंटिमेंट्स बुरी तरह से आईटी सेक्टर के लिए कमज़ोर हो चले थे। अब शायद कमबैक हो गया है। आज के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अब भी कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों में हरे निशान के साथ कामकाज है। लाइक्स ऑफ कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, एम्फैसिस, एलटीआई माइंट्री, सारे स्टॉक्स तेजी की चाल इस वक्त दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर को आप? जी, मानसी जी, इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत तौर पे मैं आपको बताऊं तो इसका निफ्टी आईटी एक वैसा चार्ट है जो टेक्निकली काफी रीडेबल चार्ट बना हुआ है। तो जस्ट हमारा एक एनालिसिस था कि 2010 से लेकर 2025 तक, यानी 15 साल की हिस्ट्री में इंडेक्स के अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम किस तरीके से आए हुए हैं। तो एक कॉमन रीडिंग हमने देखी हुई है कि जब भी आईटी सेक्टर चलता है तभी 20 से 22 महीनों के लिए चलता है, और उसके बाद में 30 से 35% का करेक्शन हमें देखने मिलता है। तो ये एक ब्रॉडर साइकिल रहा है इसका। और जब भी ये इंडेक्स 20-22 महीनों के लिए चलता है, जब भी इसका एक पॉजिटिव दौर रहता है, तभी भी आपके कुछ इंटरमीडिएट करेक्शन उसमें देखने मिलते हैं। और इंटरमीडिएट करेक्शन की इंटेंसिटी कहाँ ना कहाँ पे 17-18% की होती है। तो जब भी बड़े करेक्शन आते हैं 35%, जब भी छोटे करेक्शन आते हैं तभी 17-18% की करेक्शन आती है। तो साइकिल के हिसाब से हम एक बुलिश ट्रेंड में तो है, लेकिन बुलिश ट्रेंड का जो इंटरमीडिएट करेक्शन के फेज में हम आ चुके हैं। ऑलरेडी इंडेक्स ने 10-12
15% अपने इमीडिएट हाई से गवा चुका है। थोड़ा बहुत और हम पेन देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म बैक बनाने के लिए। लेकिन जब भी ये सेक्टर पैन आउट होगा तो हमारा सबसे पहले ध्यान मिड कैप स्टॉक्स पे काफी रहेगा। वहां पे हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलता है। और अभी के पहलू को देखते हैं तो हाँ, मिड कैप स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें भी जो रैंकिंग वाइज हम देखते हैं तो कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने मिल रहे हैं, जो कि स्टॉक अभी नीचे गिरा हुआ है। 1600 का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल दिया हुआ है। हालांकि इंप्रूवमेंट करके फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आ गया है। तो इमीडिएटली तो बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखने नहीं मिलती है, लेकिन जब भी वो 1770 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड को अगर हम देखते हैं और एक पोजिशनल बैक देखने मिलती है तो आईटी इंडेक्स 32,500 से लेके 33,000 का जो उसका प्राइस बैंड रहेगा, वहां पे एक अच्छा पोजिशनल बैक रह सकता है। ठीक है, आईटी को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम बाजार में देख रहे हैं कि ऑटो का जो इंडेक्स है ना, आपको सपाट दिखाई देगा और सपाट होने की वजह ये है कि कुछ शेयर तो गिर रहे हैं। हीरो मोटो में कमजोरी है। हीरो मोटो को हमने देखा था कि 5,100 रुपये के ऊपर चला गया था। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, शेयर करीब 2% नीचे है। लेकिन ऑटो स्पेस में ही मारुति सुजुकी रिकॉर्ड बनाने के बाद भी जोश में है। आधे % के आसपास की तेजी मारुति में है और एमएनएम की बात करें तो 1% की तेजी एमएनएम में है और बजाज ऑटो में भी आज के सत्र में हल्की तेजी दिखाई दे रही है। तो ये तीनों के तीनों शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। संख्या सीमित है। जो निफ्टी के जो गेनर्स की सूची आप देखेंगे तो सबसे ऊपर एमएनएम ही 1% के आसपास की तेजी है। कपिल, एक बार जरा एमएनएम को लेकर आप व्यू दीजिए। एसयूवी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन, 3,432 का इसने हाई बनाया था। 3,411 के आसपास से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तेजी का। एमएनएम मान लीजिए किसी को फ्रेश लॉन्ग करना हो ट्रेड के लिहाज से, आपको लगता है कि सही प्राइस पॉइंट पर है और यहां से भी तेजी का सौदा ले सकते हैं? जी अभिषेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने आउट परफॉर्मेंस रखा हुआ है। पिछले 200 दिन का जो उसका कंसोलिडेशन पैच था, जहां पे ऑटो इंडेक्स एज सच 31,200 के लेवल के यहाँ पे अटक रहा था, तो वो वहां पे हमें काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। जब भी ऐसे ब्रेकआउट आते हैं लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पैच के बाद में, तो लाजमी है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देखने मिले। लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ काउंटर्स हैं जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही हुई है। एमएनएम जो कि आपने बताया ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहा है, 3,400 का स्टॉक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेयरिंग करके हमें चलना चाहिए कि पूरे का पूरा ट्रेड एक साथ ना डालते हुए 3,400 पे पार्शियली हमें बाय करना चाहिए। और यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन कहाँ ना कहाँ पे 3,280 तक का हमें रखना चाहिए। तो ऑन अ डिक्लाइन थोड़ा सा इसमें एक्यूमुलेट हम कर सकते हैं। पूरी पूरा क्वांटिटी अभी एट वन गो नहीं करना चाहिए। और इसका स्टॉक का पॉजिटिव रुझान तब तक रहेगा जब तक ये स्टॉक 3,170 के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो 3,400 से 3,280 एक्यूमुलेशन जोन और 3,170 के स्टॉप लॉस से इस यहाँ पे पोजीशन हम बना सकते हैं। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू। एक